ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है हाउ मच परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड। प्रॉफिट इसका बताया हुआ है 20% है और मस्ट बी एडेड आफ्टर थ्रोइंग ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट इसमें दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 10% फ्रॉम द लेबल प्राइस। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं है, तो हम ना इस कॉस्ट प्राइस को ना लेट कर लेंगे या सपोज कर लेंगे 100, ठीक है। और जो इसमें एक्स है ना, एक्स कहते हैं सर्टेन परसेंट एडिड, मतलब कि अगर हम कोई भी परसेंटेज को जब रिमूव करते हैं ना, आप लोगों ने याद रखना है, जब परसेंटेज को रिमूव किया जाता है ना, एक तो उसके साथ एक्स आ जाता है और इसके साथ डिवाइड किया जाता है 100, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने जो सपोज किया है कॉस्ट वो मेरे पास 100 है, खुद से किया है। डिस्काउंट मुझे पता था तो मैंने वो लिख दिया। प्रॉफिट मुझे सिर्फ 20% हो रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको जब रीअरेंज करके लिखा ना इक्वेशन को, 100 मुझे गिवन था प्लस एक्स परसेंटेज 100, ठीक है। दोनों साइड्स पे मैंने एक तरफ ऐसे ही लिख दी। अभी -10 इसीलिए है कि डिस्काउंट मुझे कम हो रहा है आफ्टर थ्रोइंग ऑफ, ठीक है। तो डिस्काउंट मेरे पास है -10 और उसके बाद प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने इक्वल टू क्या लिख दिया है 20%। सबके साथ परसेंट परसेंट लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है डिस्काउंट और प्रॉफिट। अब मैंने आपको बताया है कि जब परसेंटेज को रिमूव करते हैं उसके साथ 100 लाजमी आता है। इक्वेशन एज इट इज़ आ गई, जहाँ जहाँ परसेंटेज थे उसके साथ मैंने 100 को डिवाइड कर दिया। बाकी 100 क्या हो गया, आपस में सारे कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आती है, ये वाली इक्वेशन आती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 10 आएगा। इसको इसके साथ किया तो मेरे पास आ गया 0.1। एक्स की वैल्यू को सबको मैंने इकट्ठा कर दिया और जो सिंपल वैल्यू थी उनको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। 100 में से जब 10 को निकालेंगे तो मेरे पास 90 आता है। और उसके बाद बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज से, ठीक है। तो हमारे पास 90 आ गया था और उनको जब मैंने एक्स में से इसको निकाला तो मेरे पास आ गया -0.9x। 120 मेरे पास क्वेश्चन के अंदर आ रहा था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैंने ना 90 को मैंने उधर ले जाके माइनस में कन्वर्ट हो गया। जब मैंने इसको कैंसिल माइनस किया तो मेरे पास 30 आ गया। एक्स को डिवाइड किया 30 में से 0.9। अब आपको पता है जब हम जब पॉइंट को ख़त्म करते हैं ना, कोई भी डेसिमल को रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे पास इक्वेशन आ रही थी 30 और 0.9, इनको मैंने क्या कर दिया है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास जो आंसर आया है एक्स का वो आ रहा है 33.3। अगर आप इसको डायरेक्ट करो तो हमारे पास आंसर तब भी यही आता है, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टेप बाय स्टेप करो ना, ताकि एक आंसर तक आप लोग पहुँचो। तो अगर हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करें 10 से, तो बाकी मेरे पास 300 और 9 बचा। कैंसिल आउट किया 100/3, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 33.3। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक लिखा हुआ है कि सेल फ़ोन है, उसकी मार्क प्राइस हमें नहीं बताई हुई, लेकिन हमें मार्क प्राइस बल्कि बताई हुई है, वो हमारे पास है 40%। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं गिवन। कॉस्ट प्राइस जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 100 को लेट कर लिया था, तो इसमें भी अज्यूम कर लेंगे 100 है। डिस्काउंट हमें कितना आ रहा है 30%। तो हम लोग ने इसमें क्या करना है, गेन और लॉस फाइंड आउट करना है। जब सबसे पहले मैंने आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवाया था वो बिल्कुल एज इट इज़ है। कॉस्ट मैंने कर ली 100, मार्क प्राइस मेरे पास कितनी है 40। परसेंटेज को मुझे पता है जब रिमूव करते हैं उसको डिवाइड किससे करते हैं 100 से, ठीक है। यहाँ पे दोनों मैंने तरफ 100 लिख दिया। और उसके बाद मेरे पास जो मार्क प्राइस आई है वो मेरे पास आई है 120। इसी तरह मैं डिस्काउंट को भी जब करूँगी ना, तो मैं 100 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा तकरीबन 42। अब ये 140 कहाँ से आ रहा था, मार्क प्राइस का आया। अब ये 100 कहाँ से आ रहा था, मेरे पास कॉस्ट का आ रहा था, ठीक है। सिर्फ मैंने परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, बाकी मैंने क्या किया है कि मेरे पास मार्क प्राइस गिवन हो जाए और जो डिस्काउंट है उसकी एक्चुअल प्राइस आ जाए परसेंटेज को रिमूव करके। जब मैंने निकाल ली उसके बाद जो मेरे पास सेलिंग प्राइस में से माइनस करूँगी मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस मेरे पास जो आई थी वो थी 140 और जो डिस्काउंट मेरे पास आ रहा था वो था 42। सेलिंग प्राइस की एक्चुअल प्राइस मेरे पास क्या आ गई है 98। अब मैंने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में से जब माइनस करूँगी सेलिंग प्राइस को तो मेरे पास क्या आएगा 2। कॉस्ट प्राइस मैंने गिवन क्या किया था, लेट किया था 100। अब जो सेलिंग प्राइस अब जो आई है वो मेरे पास आया 98। अब हमें पता है कि जब हम लॉस्ट का फॉर्मूला और गेन या प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये होता है, ये हमें पता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। जब लॉस का लगाते हैं तो कॉस्ट पहले आता है और जब गेन या प्रॉफिट का लगाते हैं उसमें सेल पहले आता है, ठीक है। कॉस्ट माइनस सेल इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें भी एज इट इज़ ऐसे ही है। सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉस्ट की वैल्यू पुट की, सेल की वैल्यू मेरे पास क्या थी 98 एंड कॉस्ट की वैल्यू अगेन 100 और 100 जो है फॉर्मूले का, इनको जब कैंसिल आउट किया तो मेरे पास क्या है 2। अब गेन को भी फाइंड आउट करेंगे सिर्फ सिंपल ऐसे ही, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गेन आ गया -2।
ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। मेन आपका जो कंसर्न होना चाहिए ना, वो आप लोगों को स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है, अगर स्टेटमेंट वाइज़ आ जाए तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं कि 75% जो थे स्टूडेंट्स वो पास हुए थे इंग्लिश में, 65% जो थे वो मैथ्स में पास हुए थे, और लेकिन 15% जो थे ना स्टूडेंट्स वो फेल हुए थे इंग्लिश के साथ-साथ मैथ्स में। और 495 कैंडिडेट्स जो थे ना टोटल, तकरीबन वो पास हुए थे दोनों सब्जेक्ट्स में। लेकिन हमें नहीं पता कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो थे वो अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या किया है, सिंपल मुझे पता है कि परसेंटेज को जब मैं रिमूव करती हूँ उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 100 से, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से। अब मुझे नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर कितने हुए थे, उसको मैंने सिर्फ़ एक्स कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.75 एक्स। इसी तरह से 65 वाला भी ऐसे ही है, परसेंटेज को ख़त्म किया, 15 को भी ऐसे ही किया। कैंडिडेट जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए थे वो मेरे पास कितने थे, 495। तो सिंपली मैंने क्या किया है, जितने टोटल कैंडिडेट्स मेरे पास थे ना इंग्लिश के, मैथ्स के, और दोनों सब्जेक्ट्स जो फेल हुए थे मैथ्स एंड इंग्लिश में, और टोटल कैंडिडेट जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए थे, इन सबको मैंने तीन वैल्यूज़ जो थी ना परसेंटेज वाली, उनको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। और उसके बाद जो मेरा माइनस 495 थे ना, और जितने उसमें से पास हो रहे थे उनको माइनस किया, और इक्वल टू एक्स। एक्स निकाला है ना बेसिकली कि हमें कितने स्टूडेंट्स उसमें अपेयर हुए थे इन एग्ज़ाम्स में। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि जब तीन वैल्यू को प्लस किया तो मेरे पास 155 एक्स आ गया। अब ये माइनस एक्स कहाँ से आया है, वो उस साइड लास्ट वाला जो एक्स है ना, ये वाला एक्स, यहाँ से क्या किया है कि ये वाला एक्स इधर आके माइनस हो गया, और ये वाला 495 माइनस था, उधर आके क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अभी मेरे पास जो एक्स आ रहा था यहाँ पे, तो -0.55 और 495 एक्स इधर आ गया। इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास तकरीबन टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कितने अपेयर हुए थे एग्जाम्स में, दिस इज़ 900। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है आ फोर्ट इज़ प्रोविंस्ड फॉर द 75 डेज़। कह रहे हैं एक ऐसा फोर्ट था जहाँ पे हमें पता चला कि 75 डेज़ थे। ना तो हमें इसने पता है कि कितने मैन थे, और ना ही ये भी नहीं पता कि इनको कितनी फूड दी जा रही थी। फिर 25 डेज़ के बाद क्या हुआ कि जब रीइंफोर्समेंट कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसमें हमें पता चला तकरीबन 500 मैन्स जो थे ना वो अराइव हुए थे फूड के पास। और कितने डेज़ तक रहे थे, 40 डेज़ तक। अब हमने कहना है हाउ मैनी मैन वर देयर इन द फोर्ट, के कितने मैन जो थे ना फोर्ट के अंदर प्रेजेंट थे। सबसे पहले मैंने क्या करना है, लेट कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ फोर्ट के अंदर एक्स एम, इसलिए लिखा है क्योंकि हम मैन को निकालना है। लेट अगर फूड निकालें हम तो 75 मल्टीप्लाई एम जब मैंने किया 75 डेज़ का आ गया, एम मेरे पास किसका आ गया, मैन का। तो मेरे पास इक्वेशन एक बन गई 75 क्या बन गया, एम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बन रही थी ना आफ्टर 25 डेज़, 25 डेज़ के साथ भी मैंने क्या लिख दिया है, एम। एक और मेरे पास इक्वेशन बन रही थी 40 इक्वल क्या आ रहा था, एम प्लस 500। तीन मेरे पास उन्होंने डेज़ का पूछा है। जब 3 डेज़ का पूछ रही हैं तो मैंने लिख दिया कि 75 एक डेज़ थे, उसके साथ मैंने एम लिख दिया कि कितने मैन है ये मुझे नहीं पता। आफ्टर 25 डेज़, तो इसके साथ ही मैंने 25 के साथ एम लिख दिया है। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया है कि 40 इक्वल क्या हो गया कि एम प्लस 50। उसके बाद मैंने क्या किया कि अंदर वाली वैल्यू को सिर्फ और से मल्टीप्लाई किया, 40 इक्वल किया एम से। जब 40 को इसके साथ किया तो मेरे पास 20,000 क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, जब 25 एंड 40 को जब मैंने ऐड अप किया तो मेरे पास 65 एम आ गया, ठीक है। तो उसके बाद 20,000 मेरे पास एज इट इज़ आ रहा था। अब इसको एम को मैंने उधर ले जाके माइनस कर दिया ताकि एम की वैल्यू इकट्ठी हो जाए और जो 2000 है वो सेपरेट हो जाए। जब इनको कैंसिल आउट किया तो मेरे पास 10 एम आ गया, 2000 एज इट इज़ आ गया। अगेन इसको मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी, 2000 आ गई। तो हमें पता चल गया जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ एम है ना वो इनिशियली किसके अंदर आ रहे हैं, फोर्ट के अंदर आ रहे हैं। अगर हम इस इक्वेशन को रीचेक करें, जितने भी हमने एम बनाए थे ना, तो अगर हम उसके अंदर एम की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एम जो मैन है वो कितने आ रहे हैं। एक्चुअल मैन कितने आए हैं, 2000। अगर हम रीचेक करें जो 75 एम है, मेरे पास एम की वैल्यू गिवन थी तो मैंने 75 इसके साथ एम को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 150,000। अगेन 25 एम की वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आ गया, 50,000। अगेन मेरे पास एक ये थर्ड इक्वेशन बन रही थी, इन इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, दिस वन एंड दिस। अब इसके अंदर भी एम मेरे पास कितना आया था, 2000। ये वाले एम मैं पुट कर रही हूँ इन तीन इक्वेशन के अंदर, कन्फ्यूज़ नहीं होना। फिर मैंने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, 100,000।
अब उसके बाद मैंने क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है एंड थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड अप करूँगी ताकि मेरे पास यही क्वेश्चन आ जाए। और जब मैंने ऐड अप किया इन बोथ इक्वेशन 2 एंड 3 की, तो मेरे पास जो इक्वेशन आई है 1 की 50,000 और 100,000 दोनों को जब मैंने ऐड अप किया तो मेरे पास टोटल इक्वेशन क्या आ गई है, 150,000 इज इक्वल टू 75 M। स्मार्ट अकेडमी से आप लोगों को मैं जो मेंटल मैथमेटिक्स है वो पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को हर तरह से क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कि अगर सिंपल वाले आ जाएँ तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है अपने माइंड को यूज़ करते हुए। ठीक है, एक ट्रिक होती है जो कि हमने इस क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। हर तरह से आ सकते हैं, लाइक स्टेटमेंट वाले भी आएंगे। मैंने आप लोगों को वो भी कुछ एग्जांपल्स करवा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो। एंड इसके अलावा जो स्टार्टिंग वाले बिल्कुल सिंपल करवाया है उसमें आपने इसको कैसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना है उसको यूज़ करते हैं, वो भी आप लोगों को चीज़ ठीक है। तो अब इसमें हम थोड़े से ना मल्टीप्लिकेशन वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लाइक अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया 426 मल्टीप्लाई 999, तो आपने फर्स्ट वाला इक्वेशन को हमेशा एज इट इज़ लिखना है और आपने खुद से यहाँ पे क्या लिखना है, -1। और उसके बाद क्या करना है कि हमने जब ये लिख दिया, -6 में से -1 को निकाले 5 आता है। 42 एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को इसके साथ माइनस करते जाना है। 9 में से 4 निकाला 5, 9 में से 2 निकाला 7, 9 में से 5 निकाला 4। ठीक है, तो अगर आप इसको क्वेश्चन को सेपरेटली अगर इस फॉर्म में लिखो 426 ओवर 999, तो इस तरह बहुत एक्सटेंसिव बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको मैंने सबसे ईजीएस्ट मेथड और इजी वे में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही इक्वेशन आती है। आप लोग अगर उस तरीके से भी कर लो तो आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। लाइक अगर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 378 मल्टीप्लिकेशन 999, तो मैंने मोस्टली क्वेश्चन 999 वाले इसलिए दिए हैं कि आप लोग ना एक ट्रिक समझ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि 999 वाली क्वेश्चन है, यहाँ पे और भी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। इधर भी 3 वैल्यू, इधर भी 3 वैल्यू। अगेन मुझे पता है कि 3 वैल्यू को मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, फर्स्ट वाली वैल्यू के नीचे मैं क्या लिखती हूँ, -1 लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब -1 लिख दिया तो मेरे पास वी गॉट 8 में से -1 को निकाला 7 एंड 37 एज इट इज़ आ गया। 9 में से 3 को क्या मैं करती हूँ, माइनस करती हूँ, तो मेरे पास 6 आ गया। 9 में से 7 को निकाला 2, अगेन 9 में से 7 को निकाला 2, तो ये मेरे पास कम्प्लीटली मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ गई। ओके, तो हमारे पास अगर नेक्स्ट यहाँ पे अगर दिया जाए, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 2 वैल्यू हो और यहाँ पे 3 वैल्यू हो, तो हमने उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखते हैं। 7 में से हम हमेशा पता है नीचे -1 का यूज़ करते आ रहे हैं, -1 लिखा तो मेरे पास आ गया 6। 3 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे मैंने 0 इसलिए डाला है कि जितनी वैल्यू इधर होगी उतनी ही वैल्यू में से माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर इक्वल आएगा ना। जहाँ पे कुछ ना दिया वहाँ पे आपने 0 को क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, तो मैं इस तरह भी अगर इनको माइनस करती जाऊँ तो मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 9 में से 0 को निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, 9 आ गया। 9 में से 3 को निकाला 6, 9 में से 6 को निकाला 3। ठीक है, ओके, तो मेरे पास नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे लाइक 4 वैल्यूज़ हों, यहाँ पे मेरे पास अगर 6 वैल्यू, उनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। वही मेथड यूज़ करते हुए उसको मैंने एज इट इज़ लिखा। मुझे पता है इसके नीचे मैं क्या लिखती हूँ, -1 लिखती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 6 वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू, पहले हम इनको करते हैं। 4 में से -1 को निकाला 3, 4 6 4 एज इट इज़ आ गया। मेरे पास कितनी वैल्यू बन गई, 1 2 3 4। यहाँ पे मेरे पास 6 थी तो यहाँ पे मेरे पास 4 है, तो उसके मुताबिक लेके आना जितनी वैल्यू उधर हो। तो मैंने यहाँ पे 2 0 को एज्यूम कर लिया ताकि इक्वल इसके आ जाए। इसी तरह 9 में से 0 को निकालूंगी, 9 में से 0 को निकाला 9, 9 में से 4 को निकाला 5, 9 में से 6 को निकाला 3, 9 में से 4 को निकाला 5, 9 में से 3 को निकाला 6। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लो कि अगर हमारे पास इस तरह का हो जिसमें डिवीजन भी हो, ब्रैकेट भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्सट्रैक्शन हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन इट, तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बॉडमैस रूल को यूज़ करते हुए हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, फिर डिवीजन किया, डिवीजन करके क्या किया, मेरे पास आ गया 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12। उसके बाद -20 में से 12 को निकाला, मेरे पास आ गया -8। अगेन आपको बता देती हूँ बॉडमैस रूल किसको कहते हैं, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए कि हमने मेंटल मैथमेटिक्स को किस तरीके से यूज़ करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। थैंक यू।